हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। फर्जी बिजली चोरी के केस जो बिजली विभाग द्वारा बनाए जाते हैं, इसको लेकर के काफ़ी समय से हमारे इस यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर बहुत से विद्युत कंज्यूमर के मैसेज आ रहे थे। कुछ लोगों ने हमारी वेबसाइट पर ईमेल भी किए थे कि हमने बिजली चोरी नहीं की, लेकिन फिर भी बिजली विभाग ने हमारे खिलाफ बिजली चोरी का प्रकरण बना दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा ये यूट्यूब चैनल स्पेशली विद्युत उपभोक्ता के संरक्षण और जागृति के लिए बनाया है। ये चैनल बिजली चोर का समर्थन कभी भी नहीं करता और बिजली चोरी एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम बिजली चोर के संरक्षण के लिए इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। हम खुद उसके सख्त खिलाफ हैं और कभी भी कोई बिजली चोर हमसे मदद लेने की कोशिश करता है, हम उसे किसी भी तरह से कोई गाइडेंस नहीं देते हैं, ना इसके ऊपर हम कोई बात करते हैं। हम ये खुद चाहते हैं कि बिजली चोरों को तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि जीवन में वो कभी इस तरह का काम ना कर पाएँ। और ख़ासकर बिजली विभाग जो विद्युत उपभोक्ता का शोषण करती है और सरकार भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देती, इसलिए हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर विद्युत उपभोक्ता की जागृति और उनके संरक्षण के लिए वीडियोस बनाते हैं। बिजली विभाग फर्जी केस बनाने के बाद भी कैसे बच जाता है और उपभोक्ता जिसने कभी बिजली चोरी नहीं भी की हो वो इस तरह के केसेस में फंस जाता है। बहुत सी बार उनको सज़ा भी होती है, पेनल्टी भी लगती है। ऐसा क्यों होता है कि बिजली विभाग बच जाता है? आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत से सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जब भी किसी उपभोक्ता को बिजली विभाग के अधिकारी किसी फर्जी बिजली चोरी के केस में अगर फंसा देते हैं तो उसमें फिर बिजली विभाग के आप चाहे कितने भी बड़े अधिकारी से मिल लें, बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिल लें और बाकी जो राज्य ऊर्जा मंत्री या केंद्रीय ऊर्जा मंत्री होते हैं, वहां तक तो किसी उपभोक्ता की पहुंच भी नहीं होती है कि वो डायरेक्टली उनसे बात कर सकें। और इस तरह के केसेस के लिए अगर आप किसी एडवोकेट से भी बात करते हैं तो आपकी ज़्यादा कोई मदद नहीं होती है। एडवोकेट ज़्यादातर आपकी जमानत करवा देते हैं और कैसे भी करके उसका सेटलमेंट कर देते हैं, जिसमें कि आपको पेनल्टी और राजस्व शुल्क ये दोनों भरने होते हैं। एडवोकेट करने से बस आपको इतनी मदद मिलती है कि थोड़ा बहुत आपका उसमें डिस्काउंट हो जाता है, लेकिन आपको पेनल्टी और राजस्व शुल्क तो उसमें भरना ही होता है। और मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई भी एडवोकेट ये काम नहीं करवा सकता। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बिजली विभाग का कानून है उसके अंदर उपभोक्ता संरक्षण पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। और खासकर बिजली चोरी के लिए बिजली विभाग जो दो धाराएं यूज़ करता है, 126 और 135, उसमें से 126 जो होती है वो इनके स्लैब और जो बिलिंग होती है उसको डिसाइड करती है और 135 जो होती है वो चोरी किन आधार पर और किस तरह से की गई है उसको डिफाइन करती है। और ये जो दोनों धाराएं होती हैं इनको क्रिमिनल एक्ट में रखा गया है। इसके अलावा बाकी जैसे कभी आपको कोई बिल ज़्यादा आ गया, बिल में कुछ गड़बड़ी है या सर्विसेज को लेकर के कुछ इश्यूज हैं, तो इस तरह के केसेस जो होते हैं वो कंज्यूमर कोर्ट में चले जाते हैं। इस वजह से ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसमें कहीं ना कहीं बिजली विभाग की गलती पकड़ में आ जाती है और वो जो केस होता है वो कंज्यूमर के फेवर में आता है या फिर उसको कुछ ना कुछ रियायत जरूर मिल जाती है। लेकिन बिजली विभाग जो दोनों धाराएं यूज़ करता है, 126 और 135, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत आती है, इस वजह से इसको उपभोक्ता फोरम से अलग रखा गया है। मतलब कि 126 और 135 जो धाराएं हैं जो कि बिजली चोरी के लिए होती है, तो ये कभी भी कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाती है। और इस वजह से इस दोनों धारा के अंतर्गत आने वाले जितने भी केस होते हैं वो कोर्ट में ही जाते हैं, वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाते हैं, मतलब कि वो न्यायालय में ही जाते हैं। और देखिए, क्रिमिनल एक्ट की धारा होने की वजह से कोर्ट में जब भी केस जाता है तो बिजली विभाग जो कि सरकार का ही विभाग है और कोर्ट में जितने भी जो जज मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्रिमिनल एक्ट होने की वजह से उनको भी यही लगता है कि ये बिजली चोर होगा, इसने इस तरह का कुछ काम किया होगा जिस वजह से इसके खिलाफ ये क्रिमिनल एक्ट लगा है, जिस वजह से एडवोकेट भी आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाते हैं। देखिए, कानून बनते रहते हैं, इनमें समय आने पर बदलाव होता रहता है। बहुत सी बार देखिए ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग जिनको फर्जी बिजली चोरी के केस में फंसा दिया गया वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, कि जो बिजली चोर नहीं भी होते हैं वो आखिरकार घुटने टेक देते हैं और जो भी इनकी पेनल्टी और राजस्व शुल्क होता है
वो सेटलमेंट करवा करके, मतलब जो भी जितना भी कम हो जाता है वो करके इससे भरते हैं, और वो यही सोचते हैं कि बस हम इससे कैसे भी करके बरी हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करते कि हमने बिजली चोरी नहीं की और हम इस केस में पेनल्टी और राजस्व शुल्क कैसे भर दें और कोर्ट में अपने आप को हम चोर कैसे साबित कर दें। वो लोग ये प्रयास करते हैं कि इस तरह के कानून में बदलाव हो, जिसके लिए बहुत सी बार PIL जो कि पब्लिक इंट्रागेशन लिटिगेशन होती है, उन्हें बहुत से लोग PIL को फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी एक रिक्वेस्ट पहुंचाते हैं कि इस कानून में किसी भी तरह से कोई बदलाव या कोई संशोधन हो, जिससे जितने भी इस तरह के जो फर्जी बिजली चोरी के केस हैं उससे निजात पा सके और जितने भी जो बेकसूर लोग हैं वो ना फंसे। बहुत सी बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के भी बहुत से जो है कानून में बदलाव किए हैं। कुछ केसेस में बिजली विभाग फर्जी केस बनाते हैं, उसमें उनको भी कोर्ट से फटकार लगाई जाती है, किसी भी निर्दोष को कैसे आप दोषी साबित कर सकते हैं। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब आप इसके लिए कुछ कार्रवाई करेंगे, कोई बड़ी कार्रवाई इसके लिए करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादातर लोग हार मान जाते हैं, और एडवोकेट, क्योंकि उनको भी पता है कि इसके कानून में भी उपभोक्ता संरक्षण के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए अच्छे एडवोकेट होकर के भी वो कभी कभार उनको भी पता होता है कि हमारा जो क्लाइंट है वो बिजली चोर नहीं है, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर पाते हैं। और मैंने आपको क्योंकि बता दिया कि ये क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत इसको रखा गया है, उस वजह से कंज्यूमर कोर्ट में ये नहीं जाता है, और ज़्यादातर इसको लेकर के कभी भी उपभोक्ता को कोई फायदा नहीं हो पाता है, और आखिरी में उन्हें पेनल्टी और समन शुल्क भर करके ही जो है इस केस से निजात मिलता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है, तो क्या हम कभी इस फर्जी बिजली चोरी के केस में से नहीं निकल पाएंगे, या जो कानून में कमियां हैं उनकी वजह से क्या ऐसा ही होता रहेगा? तो देखिए, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने बहुत सी बार ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोग क्राइम करते हैं लेकिन फिर भी वो कोर्ट से बरी हो जाते हैं। तो देखिए, जो कानून बनाया जाता है ताकि लोग कोई गलत काम ना करे, किसी के साथ गलत ना हो, बहुत सी बार वही कानून कभी कभार क्रिमिनल को भी बचा लेता है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट में हमेशा ही सही डिसीजन होते हैं, बहुत सी बार कोर्ट से भी गलत डिसीजन होते हैं। तो देखिए, जिंदगी में कभी भी इस तरह की कोई परेशानी आती है तो उससे हमें भी डरना नहीं चाहिए। अगर हम गलत नहीं है तब तो हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। अब आप सोचेंगे, जब एडवोकेट भी इस बारे में मदद नहीं कर सकते हैं तो फिर हम बिजली चोरी के फर्जी केस से किस तरह से निकल पाएंगे? इसलिए मैंने हमेशा इस YouTube चैनल के ऊपर जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है, प्रैक्टिकली बनाया है और रियलिटी के ऊपर बनाया है कि ज़मीनी स्तर पर क्या होता है, किस तरह से हम परेशानियों को फेस करते हैं। इसलिए जो ये फर्जी बिजली चोरी का केस है, इससे निकलने के लिए सबसे पहले आपको जो विद्युत अधिनियम 2003 का जो कानून है उसको समझना होगा। इस कानून में ऐसा क्या है जिसका फायदा बिजली विभाग के अधिकारी बहुत ही आसानी से उठाते हैं, आपके खिलाफ गलत रिपोर्ट भी बनाते हैं, आपसे साइन भी करवा लेते हैं और आपके खिलाफ FIR भी कर देते हैं, आपको पेनल्टी भी लगाते हैं और आपसे राजस्व भी वसूला जाता है। तो इस तरह से बिजली विभाग आपको सब तरफ से पूरी तरह से इस तरह के मामलों में फंसा देता है और आखिरी में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो जिस कानून का यूज़ करके बिजली विभाग आपको इस तरह से फंसाता है, तो सबसे पहले हमको उस कानून को समझना होगा कि ये ऐसा कैसे कर पाते हैं और उपभोक्ता क्यों नहीं इसमें से बच पाता। इसीलिए जितने भी ऐसे जो फर्जी बिजली चोरी के केस अभी तक विद्युत उपभोक्ता के साथ हो चुके हैं या जो अभी ऑलरेडी न्यायालय में विचाराधीन है या अब भविष्य में किसी के साथ हो सकते हैं, तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि ऐसे किसी भी प्रकरण में कोई ना फंसे, खासकर कोई निर्दोष ना फंसे। देखिए, कानून भी ये कहता है कि चाहे 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन कभी भी एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए किसी भी ऐसे केस में जिसका वो जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए हम हमारे YouTube चैनल के ऊपर बिजली विभाग का जो चोरी के जितने भी कानून और इनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सबसे पहले आपको इसके बारे में समझाएंगे। जब भी किसी विद्युत उपभोक्ता के खिलाफ जब बिजली विभाग कोई फर्जी बिजली चोरी का केस बनाता है, तो उसकी प्रक्रिया में बहुत सी बार बिजली विभाग भी गलती करता है। देखिए, बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसे ही जब भी बिजली विभाग के अधिकारी आपके खिलाफ अगर फर्जी बिजली चोरी का केस बनाते हैं,
तो कहीं ना कहीं वो भी गलतियां करते हैं, 101% गलतियां करते हैं। बहुत सी बार तो जो बिजली चोर होते हैं उनका केस बनाने में बिजली विभाग गलतियां कर जाता है, लेकिन उन गलतियों को आप तभी पकड़ सकते हैं जब आपको उसकी जानकारी हो, उसके सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो इसका क्राइटेरिया होता है, जब तक आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप बिजली विभाग की गलती नहीं पकड़ पाएंगे। और जब तक आप बिजली विभाग की गलती नहीं पकड़ पाएंगे तब तक आप इस केस से बाइज्जत बरी नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह के केसेस से हमको बाहर निकलने के साथ साथ उन बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को सबक भी सिखाना है और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी करना है। तो इसलिए इस पूरे प्रोसीजर को और जितने भी बिजली चोरी के जो फर्जी केस होते हैं उसको लेकर के जितने भी कानून, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन और जो क्राइटेरिया होता है इसको पूरा, जिससे ये आपके खिलाफ केस बनाते हैं, इसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे ताकि बिना किसी एडवोकेट के आप इस केस से निकल सकें। या जितने भी ऐसे एडवोकेट हैं जो इस तरह के उपभोक्ता की मदद करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि उनको भी पूरी जानकारी नहीं होती है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं किसी एडवोकेट से ज़्यादा जानता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक आम इंसान हूं। मैं भी इस तरह के प्रकरण में एक बार फंस चुका हूं और उसके लिए मैं भी पूरा 1 साल परेशान हुआ था। बिजली विभाग के पता नहीं किस किस अधिकारी के कार्यालय पे मैंने चक्कर खाए, कितना मैंने इंतजार किया, कितना परेशान हुआ, बहुत सारे एडवोकेट से मिला, बहुत सारे मंत्रियों से मिला, सबसे मिला, लेकिन मुझे जो भी कुछ सीखने को मिला इनसे ठोकरें खाने के बाद ही सीखने को मिला। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि चाहे एक सामान्य विद्युत उपभोक्ता हो या कोई एडवोकेट हो, वो इस जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो उससे सीखे और बाकी लोगों की भी मदद करे। इसलिए मैं इस YouTube चैनल के ऊपर फर्जी बिजली चोरी को लेकर के 10 वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा और उन 10 वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बिजली विभाग किस तरह से इस तरह के कानून का गलत इस्तेमाल करके निर्दोष विद्युत उपभोक्ता को भी एक बिजली चोर बना देता है। देखिए, थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूं और उसके लिए मुझे भी टाइम लगता है, इसमें मुझे बहुत रिसर्च करना होता है और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मेरे इस YouTube चैनल से मैं हमेशा आपको ऐसी जानकारी दूं जो कोई भी नहीं देता हो। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक यही बात कहना चाहूँगा कि ये समय मैंने भी एक बार अपनी ज़िंदगी में देखा है, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब भी कोई इस तरह के केस में फंसता है तो वो बहुत कोशिश करता है अपने आप को निर्दोष साबित करने की, लेकिन वो कर नहीं पाता। इस दर्द को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। इसलिए मैं भारत के हर एक विद्युत उपभोक्ता से प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक मैं हूँ कभी भी किसी विद्युत उपभोक्ता के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और जितने भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने किसी निर्दोष विद्युत उपभोक्ता को इस तरह के केस में फंसाया है, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, इस तरह के भ्रष्ट विद्युत विभाग के अधिकारी को मैं बख्शने वाला नहीं हूं। उनको अच्छे से सबक सिखाऊंगा ताकि जीवन में वो कभी किसी के साथ इस तरह की हरकत नहीं कर पाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। और मैं हमेशा हर वीडियो के आखिरी में सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें ना करें, चाहे आप उसको डिसलाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता अपने अधिकार नहीं जानेगा तब तक वो बिजली विभाग से इस तरह से ही लुटता रहेगा, परेशान होता रहेगा। इसलिए आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, मैं